वह जानती थी कि वह उसे चोट पहुंचाएगा। वो हमेशा ऐसा ही करता था। लेकिन जब उसका नाम उसके फोन पर आया तो उसकी सांसें थम गई, उसकी उंगलियां कांपने लगीं। और फिर भी उसने फोन उठाया। ये प्रेम नहीं था, ये कुछ अधिक गहरा, अधिक खतरनाक था। और सबसे बुरी बात यह है कि उसने इसे प्यार समझ लिया, क्योंकि दर्द इतना परिचित था कि घर जैसा महसूस हो रहा था। ये वो कहानी है जो कोई आपको नहीं बताता। ये दिल टूटने के बारे में नहीं, बल्कि लत के बारे में है। एक ऐसी लत जो जुनून जैसी लगती है, जो रोमांस जैसी लगती है, लेकिन इन सब के पीछे एक महिला का खुद को एक ऐसे पुरुष में खोना है जिसे वह न तो पा सकती है और नहीं छोड़ सकती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? महिलाएं उन पुरुषों के प्रति सबसे अधिक आकर्षित क्यों होती हैं, जो उनकी सबसे कम परवाह करते हैं? और क्यों उसका शरीर उसी चीज की चाहत रखता है जिसके बारे में उसका मन जानता है कि वह उसे नष्ट कर रही है? आप जो सीखने जा रहे हैं वो डेटिंग संबंधी सलाह नहीं है, ये भावनात्मक युद्ध है। और एक बार जब आप इसे देख लेंगे तो आप प्रेम को कभी भी उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। उसने अपने दोस्तों को बताया कि ये प्यार था, यही वो मानती थी। उसे इसी बात पर विश्वास करने की जरूरत थी, क्योंकि अगर ये प्रेम नहीं था तो फिर क्या था? वरना वो घंटों तक अपने फोन के पास इंतजार क्यों करती और हर उस शब्द का विश्लेषण क्यों करती जो उसने नहीं कहा था? वरना वह उसे फिर क्यों माफ करेगी? गायब हो जाने के लिए, वादे तोड़ने के लिए, उसे अपने करीब खींचने के लिए, बस फिर से गायब हो जाने के लिए? वरना वह रात में उसके बारे में सपने क्यों देखती, चिंतित होकर क्यों जागती, फिर पुराने टेक्स्ट्स को ऐसे क्यों पलटती जैसे वे कोई पवित्र अवशेष हों? ये प्यार जैसा महसूस हुआ, लेकिन ये प्यार जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। ये विकसित नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, इसका निर्माण नहीं हुआ, ये जल गया। और ये पहला लाल झंडा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। प्रेम को पीछे हटने जैसा नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बार बार हुआ। आप देखिए, ये बिल्कुल भी प्यार नहीं था, ये भावनात्मक लत थी। और ये सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक जालों में से एक है जिसमें एक महिला फंसती है, क्योंकि ये रोमांस का मुखौटा पहनता है, लेकिन ये एक दवा की तरह काम करता है। वह उसकी आदी नहीं थी, वह उस भावना की आदी हो गई थी जो उसने उसके अंदर जगाई थी। कई दिनों की खामोशी के बाद जब उसने अचानक से संदेश भेजा तो डोपामाइन में उछाल आ गया। वह एड्रेनालाइन रश जब उसने उसका नाम देखा और सोचा कि वह हमेशा के लिए चला गया है। जब वह दूर चला गया तो वो नीचे डूब गया, और इस बार खुद को यकीन दिलाने का झूठा आनंद कि इस बार अलग होगा। ये लूप है, अनिश्चितता है, आशा है, दर्द है, और फिर थोड़ा सा इनाम है, दोहराना। उसका तंत्रिका तंत्र प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। ये बीच बीच में मिलने वाले सुदृढ़ीकरण पर प्रतिक्रिया कर रहा था। कैसीनो, विषाक्त पालन पोषण और व्यसनकारी रिश्तों में भी यही पैटर्न अपनाया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक स्लॉट मशीन जहां भुगतान भावनात्मक अराजकता है, और यहीं पर क्रूर मोड़ आता है। वह उसे जितना अधिक अस्त व्यस्त महसूस कराता, उतना ही अधिक उसका शरीर उसे जुनून समझ लेता। इसीलिए बहुत सी महिलाएं कहती हैं, मैं इसे समझा नहीं सकती, उसमें कुछ खास बात थी। वे वास्तव में कह रहे हैं, उसने मेरे तंत्रिका तंत्र को इस तरह सक्रिय कर दिया कि वो प्यार जैसा महसूस हुआ। लेकिन वास्तव में ये रसायन विज्ञान में लिपटा मेरा आघात था। सच्चा प्यार शांति लाता है, लत तीव्रता लाती है, और एक ऐसी दुनिया में जो तीव्रता का महिमा मंडन करती है, महिलाएं अक्सर इन दोनों को तब तक भ्रमित करती है जब तक कि बहुत देर न हो जाए। वह सुरक्षित नहीं था, वह स्थिर नहीं था। उसने न तो स्थिरता दिखाई, नहीं दयालुता, और न ही वास्तविक प्रतिबद्धता, लेकिन उसके पास कुछ और था, कुछ अधिक शक्तिशाली, भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण। गलत पुरुष जिन्हें महिलाएं छोड़ नहीं सकती एक ही पैटर्न साझा करते हैं। वे सबसे अधिक शोर करने वाले या सबसे अधिक आकर्षक नहीं हैं। वे न तो सबसे अमीर हैं और न ही सबसे तार्किक विकल्प है, लेकिन उनमें कुछ दुर्लभ बात होती है।
जिसे महिलाएं समझने से पहले ही महसूस कर लेती है। वे उसे महसूस कराते हैं कि उसे देखा जा रहा है, लेकिन केवल क्षणिक क्षणों के लिए। वे गहराई तो दिखाते हैं, लेकिन केवल उसे अपनी ओर खींचने के लिए काफी, जमीन पर टिके रहने के लिए पर्याप्त नहीं। वे गायब हो जाते हैं और जब वापस आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीजन है। वे उसे अनुमान लगाने के लिए छोड़ देते हैं और अनुमान लगाने की लत लग जाती है। इन पुरुषों को उनके वास्तविक स्वरूप के लिए प्यार नहीं किया जाता, उन्हें उन चीजों के लिए प्यार किया जाता है जो वे उसमें सक्रिय करते हैं। पीछा करना, नशा, कल्पना। कार्ल जंग इस आदमी को छाया प्रेमी कहेंगे, जो कच्ची अचेतन इच्छा का प्रतीक है। स्त्री मानस का वह हिस्सा है जो खतरे, अराजकता और जंगली तीव्रता की लालसा रखता है। वह निषिद्ध आदर्श है। वह असंयोजित पुरुष ऊर्जा है जिससे वह अब तक वास्तविक जीवन में कभी नहीं मिली थी। वह चालबाज भी है, चंचल किंतु धोखेबाज, असंगत किंतु आकर्षक। वह कभी स्पष्टता नहीं, केवल विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। वह आशा का निर्माण केवल उसे दूर करने के लिए करता है और अंततः वह अराजक पुरुष है। वह तीव्रता से आकर्षित करता है, लेकिन अपनी उपस्थिति बरकरार नहीं रख पाता। वह जुनून तो देता है, लेकिन शांति नहीं देता। जब वह वहाँ होता है तो वह उसे खा जाता है, जब वह चला जाता है तो वह उसे परेशान करता है। लेकिन सबसे अधिक परेशान करने वाली सच्चाई ये है, वह उसके झांसे में नहीं आती। वह उसके घावों को दर्शाने वाले भावनात्मक दर्पण के प्रति आकर्षित हो जाती है। वह स्वयं को उसकी अप्रत्याशितता के माध्यम से देखती है। वह उस उपेक्षा को याद करती है जिससे वह एक बार गुजरी थी। वह उसके प्यार का पीछा करती है, इस उम्मीद में कि वह पुरानी कहानी को फिर से लिखेगी और इस बार वह जीतेगी जो उसने पहले खो दी थी। और उसे ये समझने की भी जरूरत नहीं है कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि इनमें से कई लोग जानबूझकर छलकपट नहीं करते। वे बस इस तरह से टूटे हुए हैं कि वे दूसरों की टूटन के प्रति आकर्षित होते हैं। उसकी असंगतता उसके तंत्रिका तंत्र को परेशान रखती है। उसकी उदासीनता उसे उसके स्नेह के लिए काम करने पर मजबूर करती है। और वह जितना अधिक अनुपलब्ध होता है उतना ही अधिक मूल्यवान प्रतीत होता है। इसलिए नहीं कि वो कौन है, बल्कि इसलिए कि वह उसे पाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। सच तो ये है कि गलत आदमी सिर्फ एक दर्पण है, एक दर्पण जो उसके उन हिस्सों को प्रतिबिंबित करता है जो अभी भी मान्यता की तलाश में हैं, अभी भी इस बात का प्रमाण पाने के लिए तड़प रहे हैं कि वह प्यारी है, अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार वह उसे बदलने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन दर्पण आपसे प्रेम नहीं कर सकते। वे आपको केवल वही दिखाते हैं जो पहले से ही अंदर है। वह इसलिए नहीं रुकती क्योंकि वह कमजोर है, वह यही रहती है क्योंकि तर्क से भी गहरे स्तर पर ये अराजकता उसे घर जैसी लगती है, जिसे अधिकतर लोग प्यार में पड़ना कहते हैं। वह उसके लिए एक पैटर्न में ढल जाना है। ये पैटर्न बहुत पहले ही लिख दिया गया था, उसके सामने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि बचपन के घावों द्वारा छोड़े गए भावनात्मक खाके द्वारा। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसे असंगत प्रेम मिलता है, प्रेम जो आता है और चला जाता है, प्यार जो अर्जित किया जाना चाहिए। प्रेम केवल तभी आता है जब वे परिपूर्ण या प्रसन्न होते हैं। वे सुरक्षित महसूस करना नहीं सीखते, वे आदि महसूस करना सीख जाते हैं। अनुमोदन का आदि, पीछा करने का आदि, लगभग पर्याप्त होने का आदि। और फिर वर्षों बाद उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो अनजाने में उसी भावनात्मक लय को दोहराता है। एक पुरुष जो उसके करीब आता है, फिर गायब हो जाता है, जो एक दिन उसकी तारीफ करता है और अगले दिन उसे नजरअंदाज कर देता है, जो उसे सब कुछ महसूस कराता है, फिर अचानक कुछ भी नहीं। और उसका तंत्रिका तंत्र उसे खतरे की घंटी के रूप में नहीं देखता, वह उसे परिचित मानता है। उसका मन कहता है ये खतरनाक है, लेकिन उसका शरीर कहता है ये प्यार जैसा लगता है, क्योंकि यह ऊंचाइयों को याद रखता है और निम्नतम से बचने के लिए बेताब रहता है। इस तरह से आघात संबंध की शुरुआत होती है। हर बार जब वो पीछे हटता है
तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हर बार जब वो लौटता है तो वह बढ़ जाती है। वो अप्रत्याशित चक्र। भावनात्मक स्लॉट मशीन अस्थिर तरंगों में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और कोर्टिसोल जारी करता है। ये वही रसायन हैं जो जुए की लत और नशीली दवाओं की लालसा को बढ़ावा देते हैं। वह इनकी आदी नहीं है, वह इस बात की आदी है कि उसका शरीर उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है। मौन गाली से भी अधिक तीव्र हो जाता है। तनाव शांति से अधिक मोहक है और संपर्क के ये संक्षिप्त क्षण चाहे कितने भी विषाक्त क्यों न हो। समग्र संबंध लॉटरी जीतने जैसा महसूस होता है, लेकिन सभी व्यसनों की तरह इसमें पुरस्कार दुर्लभ हो जाता है और इसे पाने का प्रयास अधिक तीव्र हो जाता है। और यहाँ क्रूर विडंबना है, वह जितना अधिक निवेश करती है उतना ही अधिक जुड़ती जाती है। इसलिए नहीं कि ये काम कर रहा है, बल्कि इसलिए कि अब उसकी पीड़ा की कीमत डूब चुकी है। वो खुद से कहती है, शायद उसे गलत समझा गया है, शायद अगर मैं उससे और अधिक प्यार करूं तो वह बदल जाएगा, शायद समस्या मुझ में है, ये उसकी गलती नहीं है, वह मूर्ख नहीं है, वह सदमे में है। यही कारण है कि जब बात समझ में आती है तो महिलाएं घर नहीं छोड़ती। यही कारण है कि तर्क से लत नहीं टूटती, क्योंकि ये प्रेम के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये एक अनसुलझे आघात के बारे में है जो एक अलग अंत की तलाश कर रहा है। उसका अवचेतन मन मानता है कि अगर मैं उसे प्यार करने के लिए राजी कर लूं, तो मैं अंततः ये साबित कर सकूंगी कि मैं प्यार के लायक हूँ। लेकिन उसे ये एहसास नहीं है कि वो पहले से ही इसके योग्य है। वो हमेशा से रही है, और ये तथ्य कि वह जो कुछ मुफ्त में दिया जाना चाहिए उसे पाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, यह इस बात का सबूत है कि घाव कितना गहरा है। जब तक उस घाव को देखा, महसूस और ठीक नहीं किया जाता, तब तक वह भावनात्मक अराजकता को संबंध समझने की भूल करती रहेगी। वह अपने आघात को प्यार कहती रहेगी और आश्चर्य करती रहेगी कि इसका अंत हमेशा एक जैसा क्यों होता है। ये मान लेना आसान है कि बुद्धिमान महिलाएं गलत पुरुषों के चक्कर में नहीं पड़ती, कि बुद्धिमत्ता भावनात्मक उथल पुथल के विरुद्ध कवच है, कि सफलता, शिक्षा और आत्म जागरूकता उन्हें दिल टूटने से बचाती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अक्सर सबसे बुद्धिमान, सबसे उच्च उपलब्धि प्राप्त महिलाएं ही सबसे बुरी तरह असफल होती है। इसलिए नहीं कि वे भोले हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें निरर्थक बातों को भी समझने का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें समस्याओं को हल करना, जटिलता को समझना और चुनौतियों से पार पाना सिखाया गया है। इसलिए जब कोई पुरुष असंगतता, दूरी या भावनात्मक ठंडापन दिखाना शुरू करता है तो वे पीछे नहीं हटते, वे झुक जाते हैं। उसके व्यवहार को चेतावनी के रूप में देखने के बजाय वे इसे एक पहेली के रूप में देखते हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि यदि वे पर्याप्त प्रयास करें तो वे इसे हल कर सकते हैं। वो खुद से कहती है, वह भावनात्मक रूप से संयमित है, प्यार करने में असमर्थ नहीं। अगर मैं धैर्य रखूं तो वो खुल जाएगा। वह अपने आघात के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है और मैं समझती हूँ। इससे नियंत्रण का भ्रम पैदा होता है। उसका मानना है कि अगर वह पर्याप्त सहानुभूति, प्रयास या अंतर्दृष्टि के साथ प्रतिक्रिया दे तो वह इस समस्या को ठीक कर सकती है। वह अराजकता से बचने के बजाय उसे बौद्धिक रूप देती है। वह सच्चाई का सामना करने के बजाय दर्द को तर्कसंगत बनाती है। और हर बार जब वो उसे लगभग समझ लेती है, हर बार जब वह कमजोरी का जरा भी संकेत देता है, तो उसका मन प्रकृति देखता है, जबकि उसकी आत्मा रिश्ती रहती है। यही कारण है कि यह उसे और गहरे जाल में फंसाता है। औरतें पुरुष की आदी नहीं होती, वे इस विचार की आदी होती है कि वे उसे बचा सकती है, कि उनका प्यार उसे बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, कि अगर वे इस बार सही कर लें तो ये काम करेगा। लेकिन प्यार कोई रणनीति नहीं है और अराजकता कोई नियम नहीं है जिसे तोड़ा जा सके। आप किसी को सिर्फ गर्म रखने के लिए खुद को जलाकर ठीक नहीं कर सकते। आप किसी और के टूटे हुएपन में खुद को सिकोड़कर विकसित नहीं हो सकते। और कभी कभी बुद्धिमत्ता आपको आजाद नहीं करती, ये आपको बस फंसे रहने के बेहतर बहाने देती है।
उसने कभी नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन जिस तरह से उसने उसे देखा उससे लगा कि वो करता है। उसने कभी भविष्य का वादा नहीं किया, लेकिन देर रात की उन बातचीतों में, जब दुनिया शांत होती थी और वह अपनी हिफाजत ढीली कर देती थी, वह उन सारे सपनों को प्रतिबिंबित करता था जिन्हें वह जोर से कहने से डरती थी। उसे लगा कि उसने उसे देखा है, लेकिन असल में उसने उसे खुद में प्रतिबिंबित किया। ये गलत आदमी की सबसे शक्तिशाली अनकही रणनीतियों में से एक है। प्रतिबिंबित करना, सचेत रूप से नहीं, दुर्भावना से नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक, लगभग शिकारी प्रवृत्ति के साथ। वह एक कैनवास बन जाता है और जिस चीज के लिए वह तरस रही है, सुरक्षा, रहस्य, मान्यता, भावनात्मक गहराई, वह उसे अपने ऊपर बस इतना चित्रित करता है कि उसे उत्तर जैसा महसूस हो, लेकिन केवल एक पल के लिए। शुरुआत में वह जिज्ञासु होता है। वर्तमान में वह ऐसे सवाल पूछता है जो कोई और नहीं पूछता। वह सुनता है, या कम से कम सुनने का दिखावा करता है। वह कमजोरी के ऐसे क्षण दिखाता है जो अंतरंग लगते हैं, लेकिन वे अंतरंगता नहीं है, वे हुक है। ये क्षण दुर्लभ हैं, लेकिन शक्तिशाली हैं क्योंकि वे अप्रत्याशित हैं। एक दिन वह उसे ऐसे मैसेज करता है जैसे वह दुनिया की अकेली औरत हो। अगले ही पल सन्नाटा छा जाता है। एक डेट रूह से जुड़ने जैसी लगती है। अगले ही पल वह ठंडा और समझ से परे हो जाता है। ये बीच बीच में मिलने वाला प्रोत्साहन है, वही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो जुए की लत बनाता है। आपको कभी पता नहीं चलता कि इनाम कब आएगा, इसलिए आपका दिमाग उसके पीछे और जोर से भागने लगता है। वह उससे प्यार नहीं कर रही है, वह उसके द्वारा रचे गए भावनात्मक भूत से प्यार कर रही है। बिखरे हुए ध्यान, अस्पष्ट वादों और खामोश सुझावों से बुना गया एक प्रेत। उसका एक रूप जो बस कुछ पलों के लिए ही था, लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा वास्तविक लगता था। ये भूत सिर्फ मोहक नहीं है, बल्कि उसे खुद बनाया गया है। वह उसकी चाहत को भांप लेता है और उसे बाकी सब दिखाने के लिए बस इतना ही देता है। वह अपनी उम्मीदों से खाली जगहों को भरती है, वह टुकड़ों से एक भविष्य गढ़ती है, और जब वो धीरे धीरे सूक्ष्मता से पीछे हटने लगता है तो वो उसे छोड़ने पर मजबूर नहीं करती। वह और जोर से लड़ती है, क्योंकि अब बात सिर्फ उसके बारे में नहीं है, बात ये साबित करने की है कि वह कल्पना सच थी। यही उसे बांधे रखता है, उसका प्यार नहीं है। ये स्पष्टता का अभाव है, खुले लूप है, क्षणिक क्षण है, उस दर्द का एहसास है जो हो सकता था अगर वह उसे होने देता। और इसलिए वो वही रहती है, इसलिए नहीं कि वो क्या देता है, बल्कि इसलिए कि उसे अब भी उम्मीद है कि वह ऐसा कर सकता है। वह उसकी मौजूदगी की आदी नहीं है, वह उसकी भावनात्मक परछाई की आदी है। ये विचार कि अगर वह चाहे तो क्या बन सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वह आदमी तो था ही नहीं। उसे बस ये मानने की जरूरत थी कि वह था। आखिरकार उसे कोई दयालु व्यक्ति मिलता है। वह समय पर आता है, वह सुनता है, वह छोटी छोटी बातें याद रखता है, वह बिना देर किए जवाब देता है। वो खेल नहीं खेलता, गायब नहीं होता, उसे टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांगने देता। और फिर भी उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई चमक नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई पेट में मरोड़ पैदा करने वाली तितलियां नहीं, बस एक खामोशी जिसकी उसे आदत नहीं है। इसलिए वो खुद से कहती है, वो अच्छा है, लेकिन कुछ कमी है, इसमें कोई रसायन नहीं है। शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। सच्चाई यह है कि उसका तंत्रिका तंत्र सुरक्षित महसूस करना नहीं जानता। इसलिए जब अंततः ऐसा होता है तो वह उस शांति को बोरियत समझ लेता है। गलत आदमी भावनात्मक उतार चढ़ाव पैदा करता है, उतार चढ़ाव जो तीव्र, व्यसनकारी, जीवंत महसूस होते हैं। हर संदेश हिट है, हर मौन एक वापसी है। यह उसे सक्रिय, सतर्क और जुनूनी बनाए रखता है। लेकिन सही आदमी जो स्थिरता और निरंतरता लाता है, आघात चक्र को सक्रिय नहीं करता। वह उसके बचपन के दर्द की नकल नहीं करता, वह उसकी मूल्य भावना को चुनौती नहीं देता।
वह बस प्रकट होता है और ये प्यार जैसा महसूस होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय ये अपरिचित लगता है और अपरिचित चीजें गलत लग सकती हैं, भले ही वो सही हों। ये भावनात्मक कंडीशनिंग का क्रूर दुष्प्रभाव है। जब आपको दर्द के माध्यम से प्रेम का पीछा करने का प्रशिक्षण दिया गया हो, तो शांति खोखली लगती है। वह सोचती है कि उसे जुनून की कमी महसूस हो रही है, लेकिन वास्तव में उसे एड्रेनालाइन की कमी महसूस हो रही है। वह रासायनिक अराजकता जो गलत आदमी ने उसके मन और शरीर में पैदा कर दी थी, और क्योंकि वह उस अराजकता को संबंध के साथ तुलना करने की आदी है, इसलिए उसके बाहर की कोई भी चीज उसे बेजान लगती है। लेकिन प्यार, वास्तविक प्यार, जीवित रहने जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य आपके कोर्टिसोल को बढ़ाना या आपकी नींद को छीनना नहीं है। ये शांत, वर्तमान, सुरक्षित होना चाहिए, और जब तक वो भावनात्मक अस्थिरता की लत से मुक्त नहीं हो जाती, वह उसी चीज से दूर होती रहेगी जिसके बारे में वह कहती है कि वह चाहती है, क्योंकि ये वास्तविक महसूस करने के लिए पर्याप्त दर्द नहीं देता है। किसी बिंदु पर सत्य धीरे से, दर्द से लगातार फुसफुसाने लगता है। ये वास्तव में कभी भी उसके बारे में नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक वह मुझे छोड़ चुकी होती। पहली बार जब उसने मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं चली गई होती। मैं उसी क्षण उससे प्रेम करना बंद कर देती, जब वह मुझे दिखाता कि वह उस प्रेम को बरकरार नहीं रख सकता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और ऐसा इसलिए नहीं है कि वह विशेष है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसके अंदर कुछ गहरा जागृत करता है, एक घाव जो पहले से ही था। ये वह हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वह हिस्सा जहां उसकी अस्वीकृति व्यक्तिगत लगने लगती है। मानो उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि वह उसे चुने, लेकिन वह उसकी लालसा नहीं कर रही है। वह जानना चाहती है कि अगर वह उसे स्वतंत्र रूप से ध्यान दे तो उसका क्या मतलब होगा। सत्यापन लायक। यह इस बात का सबूत है कि वह अंततः पर्याप्त है। उसका प्रेम एक आंतरिक प्रश्न का बाह्य समाधान बन जाता है। क्या मैं प्रेम योग्य हूँ? क्या मैं इसे अर्जित किए बिना योग्य हूँ? यदि वह मुझे चुनता है तो क्या मैं अंतःपूर्ण महसूस करूंगी? रास्ते में कहीं न कहीं वो उसके प्यार को अपनी पहचान समझने में भ्रमित होने लगती है। वह ये नहीं बता सकती कि वह कहाँ समाप्त होता है और वह कहाँ से शुरू होती है। इसे पहचान संलयन कहा जाता है। जब चुने जाने की इच्छा आत्मबोध पर हावी हो जाती है, तो वह अपने मूल्य को उसके प्रतिक्रिया के आधार पर मापने लगती है। यदि वह जवाब में संदेश भेजता है तो वह वांछित है। यदि वह गायब हो गया तो वह बेकार हो जाएगी। यदि वह मुस्कुराता है तो वह सुंदर है। यदि वह दूर हट जाता है तो वह टूट जाएगी। और ये भावनात्मक लत का सबसे खतरनाक हिस्सा है। जब आपकी आत्मभावना किसी अन्य व्यक्ति की असंगतता से जुड़ जाती है तो ये रिश्ते के बारे में नहीं रह जाता। ये अस्तित्व, मनोवैज्ञानिक अस्तित्व के बारे में है, क्योंकि अगर यह आदमी उससे प्यार नहीं करता तो शायद कोई भी उससे कभी प्यार नहीं करेगा। इसमें एक गहरी कल्पना भी छिपी है, उस व्यक्ति द्वारा चुने जाने की कल्पना जो किसी को नहीं चुनता। भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध व्यक्ति, अकेला, टूटा हुआ नायक। वह सोचती है, यदि मैं ही वह हूँ जो अंततः उसकी दीवारें तोड़ती है, यदि मैं ही वो स्त्री हूँ जिसके लिए वह नरम पड़ता है, तो मैं अवश्य ही शक्तिशाली हूँ, तब मैं अवश्य ही विशेष हूँ। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये अहंकार है, ये भाग्य का मुखौटा पहने हुए आघात है। और जब वह ये जानती है तब भी वह डटी रहती है, इसलिए नहीं कि ये काम कर रहा है, बल्कि इसलिए कि उसे छोड़ देने का मतलब होगा ये स्वीकार करना कि वह कभी वास्तविक था ही नहीं। उसने जो कुछ भी बनाया, हर आशा, हर योजना, हर बलिदान, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए था जो केवल उसकी कल्पना में ही मौजूद था। यही वो क्षण है जब उसका उपचार शुरू होता है, तब नहीं जब वह बदल जाता है, तब नहीं जब वह माफी मांगता है, बल्कि तब जब उसे एहसास होता है कि वह कभी भी उसकी आदी नहीं थी। वह अपने उस संस्करण की आदी थी जिसे वह बनना चाहती थी। काश वह भी उससे प्यार करता, और वो संस्करण उसमें नहीं रहता।
ये उसके अंदर रहता है, बिना किसी की अनुमति के पुनः प्राप्त किए जाने की प्रतीक्षा में। कोई भी व्यक्ति रातों रात भावनात्मक लत से छुटकारा नहीं पा सकता। ऐसा नहीं है कि आप एक सुबह उठें और अचानक उसकी याद आना बंद हो जाए। आप टेक्स्ट को डिलीट नहीं करते और दर्द को तुरंत मिटा देते हैं, क्योंकि इस तरह की लत तर्क पर आधारित नहीं होती। ये भावनात्मक स्मृति, कल्पना और पहचान पर आधारित है। इसलिए इससे बचने के लिए एक गहन प्रक्रिया, एक परिवर्तन की आवश्यकता है। फीनिक्स की तरह जलने से पहले उत्थान नहीं होता। आपको हर चीज को आग से छूने देना होगा। आपको ये देखना होगा कि आप जो सोचते थे कि आप हैं और जो आप सोचते थे कि वह है, वह राख में बदल जाता है। इस प्रकार के पलायन के 3 चरण हैं। प्रत्येक को जीना होगा, प्रत्येक को सम्मानित किया जाना चाहिए। पहला चरण, लत में पहली दरार तब शुरू होती है जब आप अंततः ये समझ जाते हैं कि ये क्या है। ये कोई प्रेम कहानी नहीं है, कोई ब्रह्मांडीय संबंध नहीं है, जीवन में एक बार मिलने वाला बंधन नहीं है, बल्कि यह एक पाश, एक जाल, एक आघात का प्रतिरूप है जो आशा से ओतप्रोत है। यही वो क्षण है जब दर्पण टूट जाता है, भ्रम टूट जाता है और आप किसी कच्ची चीज को घूरते रह जाते हैं। वह कभी वैसा नहीं था जैसा मैं चाहता था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं चाहता था। जागरूकता कष्टदायक है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। आप जिसे रोमांटिक बनाते रहते हैं, उसे ठीक नहीं कर सकते। दूसरा चरण, ये हिस्सा सबसे अधिक गलत समझा गया है। आप सिर्फ ब्रेकअप का शोक नहीं मना रहे हैं, आप अपने जीवन के उस संस्करण के लिए शोक मना रहे हैं जिसकी आपने उसके साथ कल्पना की थी। शायद एक दिन, काश, लगभग यहीं पर आपको अपने भीतर के अनाथपन को छोड़ देना चाहिए। आपका वह हिस्सा जो सोचता था कि यदि आप पर्याप्त रूप से परिपूर्ण, पर्याप्त रूप से प्रेमपूर्ण, पर्याप्त रूप से धैर्यवान हैं, तो वो अंततः आपको ही चुनेगा। आप उसे यूं ही नहीं छोड़ रहे हैं, आप उसे अपने पास रखने के लिए जो बनने की कोशिश कर रहे थे, उसे छोड़ रहे हैं और इसके लिए साहस की आवश्यकता है। तीसरा चरण, एक बार जब भ्रम दूर हो जाता है और दुख समाप्त हो जाता है, तो कुछ नया शुरू होता है। आप याद करने लगते हैं कि दर्द से पहले, जुनून से पहले, उसकी नजरों से अपनी कीमत नापने से पहले आप कौन थे। ये स्वयं की वापसी है। वह काल्पनिक स्वयं नहीं जो आपने उसके लिए बनाया था, बल्कि वह वास्तविक स्वयं जो लालसा के नीचे छिपा है। आप आईने में देखते हैं और महसूस करते हैं, मैं कभी अधूरा नहीं था। मैं बस यही मानता था कि मुझे वो अर्जित करना है जो हमेशा से मेरा होना चाहिए था। प्रेम, शांति, पूर्णता। फीनिक्स किसी और को खोजने के लिए नहीं उठता। वह उठकर याद करती है कि वो शुरू से ही ऐश नहीं थी। सभी पुरुषों में एड्रेनालाइन का स्तर नहीं बढ़ता। कुछ लोग ऑक्सीजन लेकर आते हैं, वे उसे अनुमान लगाने का मौका नहीं देते। वे चुप्पी को हथियार नहीं बनाते, वे अराजकता पैदा नहीं करते और इसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके बजाय वे उपस्थिति लाते हैं। वह उपस्थिति नहीं जो प्रभावित करने, हावी होने या नियंत्रित करने का प्रयास करती है, बल्कि वह जो बस स्थिर, ठोस, स्थिर बनी रहती है। जहाँ गलत आदमी उसके दिल की धड़कन तेज कर देता है, वही सही आदमी उसकी धड़कन धीमी करने में मदद करता है। जहाँ गलत आदमी उसके मन में संदेह भर देता है, वही सही आदमी उस शोर को दूर कर देता है। जहाँ गलत आदमी चिंता पैदा करता है, वही सही आदमी सांस छोड़ने जैसा महसूस होता है। ये आधारभूत पुरुषत्व है जो प्रभुत्व या सफलता से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता से परिभाषित होता है। वह निरंतर बने रहते हैं, इसलिए नहीं कि वह उबाऊ हैं, बल्कि इसलिए कि वह जानते हैं कि उनका मूल्य पीछा करने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह किस तरह से जगह बनाते हैं। वह गैर प्रतिक्रियाशील है, इसलिए नहीं कि वह ठंडा है, बल्कि इसलिए कि वह भावनात्मक तूफानों से नियंत्रित नहीं होता। वह बोलने से ज्यादा सुनता है, और जब वो बोलते हैं तो उसका अपना महत्व होता है, क्योंकि वह असुरक्षा से प्रेरित नहीं होता। उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, और उसकी उपस्थिति में उसे ऐसा महसूस भी नहीं होता कि उसे ऐसा करना ही है।
वह उसके आसपास आसक्त महसूस नहीं करती। वह सुरक्षित महसूस करती है। वो खुद को छोटा महसूस नहीं करती या ऐसा नहीं सोचती कि उसे प्यार कमाना है। उसे लगता है कि उसे देखा जा रहा है। उसे ऐसा नहीं लगता कि वह किसी भूत का पीछा कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो अंततः घर आ गई है। और यही कारण है कि ज्यादातर महिलाएं उसे पहले नहीं पहचान पाती, क्योंकि वो आघात लूप को सक्रिय नहीं करता। वह इसे तोड़ता है। उसका प्रेम जल्दबाजी में नहीं आता, ये शांति के साथ आता है। और इतनी सारी परेशानियों से गुजरने के बाद शांति शायद सबसे अधिक मादक चीज है। उसे समझने में काफी समय लगा। काफी देर बाद कॉल बंद हो गई, संदेशों के ठंडे पड़ जाने के काफी समय बाद, और ये देखने के लिए कि क्या वो अभी भी उसे याद करता है। उसकी प्रोफाइल देखना बंद कर देने के काफी समय बाद भी वो हमेशा यही सोचती रही कि वो उसकी आदी हो चुकी है। उसकी आवाज, उसकी अराजकता, उसकी चुप्पी, उसकी स्वीकृति। लेकिन एक रात बहुत सारे टूटे हुए टुकड़ों के बाद आने वाली शांति में उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। वह कभी भी सचमुच उसकी आदी नहीं थी। वह अपने उस रूप की आदी हो चुकी थी जिसे वह मानती थी कि वह अंततः बन सकती है, यदि वह उससे उसी तरह प्यार करता जैसा वह उससे चाहती थी। वो उसके स्नेह का पीछा नहीं कर रही थी, वह मुक्ति की तलाश में थी। उसने सोचा, अगर मैं उसके जैसे किसी को खुद को चुनने पर मजबूर कर सकूं, तो शायद मैं अब वो लड़की नहीं रही जो पीछे छूट गई थी। शायद मैं अब वो लड़की नहीं रही जो काफी नहीं थी। वो कभी मंजिल नहीं था, वह आईना था, और जिससे वो बंधी थी वो थी उसकी अपनी अनसुनी कहानी। उसका अपना आंतरिक बच्चा अब भी किसी ऐसे अनुपलब्ध व्यक्ति के रुकने का इंतजार कर रहा था। अब भी उस प्यार को पाने की उम्मीद कर रहा था जो बिना शर्त होना चाहिए था। हर अनुत्तरित संदेश, हर ठंडी नजर, हर विलंबित उत्तर सिर्फ अस्वीकृति नहीं था, ये उस जख्म का फिर से ताजा होना था जिसे वो दफन कर चुकी थी। और जितना ज्यादा वो उसके प्यार के लिए लड़ती, उतना ही ज्यादा वो उस जख्म में दफन होती। घाव भरने के लिए कोई जोरदार रहस्योद्घाटन नहीं था, कोई अंतिम लड़ाई नहीं थी, कोई भव्य समापन नहीं था, कोई माफी नहीं थी, बस खामोशी और फिर स्पष्टता थी। उसे एहसास हुआ कि वो उसके संपूर्ण होने की कुंजी नहीं था। वो उस काम को खुद करने से रोक रहा था, और जिस पल उसने उसे ठीक करने, उसका पीछा करने या उसे समझने की कोशिश करना बंद कर दिया, उसकी मुलाकात किसी और से हुई जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, खुद से। वो घायल लड़की नहीं जो प्यार की तलाश में थी, वो काल्पनिक खुद नहीं जिसे पाने की उसने कोशिश की थी। उसके लिए बनो। लेकिन इन सबके नीचे छिपी औरत अछूती, संपूर्ण, संपूर्ण, और उस शांत एहसास में बेड़िया गिर गई, क्योंकि सच्ची आजादी तब नहीं मिलती जब वह आखिरकार उसकी कीमत समझ लेता है। ये तब मिलती है जब वो समझ जाती है। वह कभी जवाब नहीं था, वह बस एक सवाल था जो मुझे खुद तक वापस ले गया।